नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की हमारी सीरीज में। आज हम आ गए हैं 16 जुलाई और हिंदू अखबार का आज हमारा ये 27वां विश्लेषण होगा। अभी तक सीरीज में मज़ा आ रहा है आपको? प्यारे साथियों, ये सीरीज़ हमने भारतवर्ष के सभी बहुत सिंसियर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए बनाई है। अगर आप इसको गंभीरता से फॉलो करेंगे, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा एनालिसिस करने में मदद मिलेगी, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। लेकिन कंटिन्यूसली सीरीज़ को फॉलो कीजिए। तो आज का हिंदू आपके सामने है, जो 4 लेख मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले भारत चीन के रिश्ते, उसके बाद मुद्रास्फीति और टूटती कमर, उसके बाद क्यों एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेट को एक ह्यूमेन स्टेट होना भी बहुत ज़रूरी है, और चौथा, जुडिशियल इंटरफेरेंस इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुड बी अवॉइडेड। ये हमारे आज के 4 बहुत प्यारे लेख हैं। तो शुरू हो जाएं। याद रखिएगा, GS1, GS2, GS3, GS4 के टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने शुरू में ही यहां पर आपको बता दिया। प्यारे दोस्तों, आज का पहला लेख GS2, 3 ऐसे और प्रीलिम्स के लिए बहुत रेलेवेंट होगा। आप याद रखिएगा कि जो भी ज्ञान आपको यहाँ मिल रहा है MCQ फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में, सब जगह काम आता है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि प्रीलिम्स की पढ़ाई अलग होती है, मेंस की अलग होती है, वैसा नहीं होता है। इंडिया चाइना बायलैटरल एंड LAC, तो अब क्या है, एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। भारत की तरफ से ये पूरी कोशिश हो रही है कि रिश्तों का सामान्यकरण किया जाए, लेकिन चाइना एकदम से ठंडा हो गया है क्योंकि उसने एक स्ट्रांग पोजीशन बना ली है LAC लद्दाख में। तो वो अब ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा है। एंडिंग दी इम्पास, इम्पास का मतलब होता है गतिरोध आ गया है, जहां आप कोई गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। तो भारत यानी कि जयशंकर साहब कोशिश कर रहे हैं कि वैसा हो। दोस्तों, इसका हिंदी वर्जन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स को ये कैसा लगेगा, हमें कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपका हमको इसके ऊपर रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। भारत चीन के रिश्ते जो हैं अप्रैल 2020 से ही संकटग्रस्त रहे हैं। और वो संकटग्रस्त क्यों रहे हैं? वो इसलिए संकटग्रस्त रहे हैं क्योंकि जैसे ही चीन ने भारत के LAC लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ शुरू की थी, तो भारत और चीन दोनों सेनाओं की तरफ से ह्यूज ट्रूप डिप्लॉयमेंट, यानी हज़ारों की संख्या में सैनिकों की और मिलिट्री साजो सामान की जो है दोनों तरफ तैनाती कर दी गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। एस जयशंकर साहब जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, और वैंग यी जो उनके काउंटर पार्ट हैं, बहुत ही होशियार आदमी है ये वैंग यी, और बहुत पुराना खिलाड़ी है इस खेल का, बहुत लंबे समय से खेल खेल रहा है चाइना के फॉरेन रिलेशंस का। इन दोनों की अभी दुशानबे में मीटिंग हुई। तो बताइएगा कौन से कंटेक्स्ट में मीटिंग हुई? ये जो मीटिंग हुई, ये पिछली सितंबर 2020 की मॉस्को की मीटिंग के बाद की पहली मीटिंग थी। जब मॉस्को की मीटिंग हुई थी, उसके ठीक पहले गलवान वैली की बहुत बड़ी हिंसक घटना हुई थी, और ऐसा लगा था कि और हिंसक घटनाएं भी अब हो जाएंगी। इसलिए उस सितंबर की मीटिंग ने बहुत सारी उम्मीदें जगा दी थी। और तब जयशंकर और वैंग यी ने एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट आपस में वर्कआउट कर लिया था कि भैया अब हम ट्रूप्स का डिसंगेजमेंट करवा देंगे। डिसंगेजमेंट का मतलब होता है दोनों अपने अपने क्षेत्रों में पीछे हट जाएंगे। अभी वो जो बिल्कुल आई टू आई उलझे हुए हैं, वो पीछे हट जाएंगे, दैट इज डिसंगेजमेंट। और ये फरवरी में होगा। और ये कहाँ कहाँ होगा? गलवान, पेंगोंग झील, डेप्सांग, डेमचोक, गोगरा हॉट स्प्रिंग। लेकिन हुआ क्या दरअसल, गलवान और पेंगोंग लेक में तो हो गया, नो पेट्रोल जोन्स बन गए, बाकी जगह से चाइना पीछे ही नहीं हट रहा है। जुलाई 2021 की दुशानबे की सभा में भारत तो ये चाहता है कि चाइना सब तरफ से पीछे हटे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट हो गई, जयशंकर जो सोचते हैं और वैंग यी जो सोचते हैं वो बिल्कुल अलग अलग सोच है। जयशंकर ने दावा किया कि भारत चीन के द्विपक्षीय संबंध तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आप बिल्कुल सामान्य स्थिति पैदा न कर दें, मतलब चाइना पीछे हट जाए। लेकिन वैंग यी ने तो साफ मना कर दिया ये ना, उन्होंने तो रिएक्शन ही नहीं दी। उन्होंने बोला कि बायलैटरल रिलेशंस का LAC से क्या लेना देना है। अब आप देखिए कि कितना ये व्यक्ति जो है घाघ है इस मामले में, कि हम ऐसा सोचते हैं, वैंग यी बोलता है कि हमारा द्विपक्षीय संबंध जो है वो तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा, बॉर्डर पे जो भी हो रहा है होने दो, उसका इससे क्या लेना देना। देखिए हुआ क्या है कि चाइना ने अपनी पोजीशन क्योंकि बहुत मजबूत कर ली है, तो अब वो वही गेम खेल रहा है जिसको लेके बहुत से लोगों ने पिछले साल वार्निंग दी थी। 2020 में चाइना कैलाश रेंजेस को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि भारत ने वहां एक एज ले ली थी, लेकिन उसके बाद भारत वहां से पीछे हटा और चाइना पूरी तरह रिलैक्स हो गया। तो चाइना अब स्टेटस को यथास्थिति या स्टेटस को एंटे
अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति, युद्ध शुरू होने की पहले की यथास्थिति, स्टेटस को एंटेबेलम, वो लाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये जो टर्म मैंने यूज किया स्टेटस को एंटेबेलम, ये क्या था हमें बताइएगा। भारत ने ये उस वक्त 2020 में हमने बहुत सारे ऐप बैन कर दिए, चाइना से आने वाले निवेश पर रोक लगा दी और फिर ये बोला कि भैया सामान्यता जल्दी लाओ। तब हमको ऐसा लगा था कि चाइना दबाव में आकर डिसएंगेजमेंट डी एस्केलेशन दोनों कर लेगा, लेकिन हुआ क्या है, चाइना ने तो वैसा कुछ भी नहीं किया और बल्कि अब यह हो गया है कि भारत और चीन का आपस में व्यापार पहले से भी बढ़ गया है। चाइना भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया है, जबकि एलएसी पे सब उलझा पड़ा है और इसलिए अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों कुछ भी नॉर्मल करूं। अब देखना यह होगा कि क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो सीधे सीधे शी जिनपिंग के कंट्रोल में होती है, वो एलएसी का डिसएंगेजमेंट करती है कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से अविश्वास ऐतिहासिक रूप से अपने उच्चतम स्तर पर आ चुका है। तो बताइए दोस्तों, आपको इस बारे में आपकी क्या राय है और इससे आपने क्या सीखा, हमें ज़रूर ज़रूर बताइएगा। शी जिनपिंग साहब के पास चाइना में 3 पद हैं, 3 प्रमुख पद पर वो आसीन है। क्या हमें बताएंगे आप कौन से 3 प्रमुख पद हैं? आज का हमारा दूसरा लेख, दूसरा संपादकीय प्रीलिम्स GS3 ऐसे से संबंधित है। काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें है। भारत की आर्थिक परिस्थिति को, भारत की अर्थव्यवस्था मल्टीपल हेडविंड्स फेस कर रही है और समाधान तो तुरंत चाहिए होगा। हेडविंड्स अच्छा शब्द है। हेडविंड्स का मतलब होता है दिक्कतें, यानी सामने से आने वाली हवा। टेलविंड्स यानी जो आपको पीछे से आगे पुश करे किसी प्लेन को। तो टेलविंड्स पॉजिटिव होती हैं, हेडविंड्स नेगेटिव होती हैं। इसका भी मैंने हिंदी बना दिया आपके लिए, तो हमें बताइएगा ये हिंदी हम आगे कंटिन्यू करें या, क्योंकि इसमें समय बहुत चला जाता है, इसलिए अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो हमने बना दिया, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ही मैं आगे इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए लाता रहूँगा। तो शुरू करें भैया। जो मुद्रास्फीति का डेटा जून का अभी अभी आरबीआई ने अपनी तरफ से रिपोर्ट में जारी किया, रिटेल और होलसेल दोनों, बहुत ही सीधी सी बात समझ में आती है कि बढ़ती कीमतों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सुधार की गति थी, रिकवरी मोमेंटम, उसको धीमा कर दिया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस रिटेल इन्फ्लेशन जो है जून का, आरबीआई के 2 से 6% के कंफर्ट जोन के ऊपर चल रहा है। देखिए, आज से कुछ समय पहले अगर कोई बोलता कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का 2 से 6% का टारगेट ब्रेक होगा और आरबीआई फिर भी शांति से बैठा रहेगा, तो कोई यकीन नहीं करता। लेकिन आज वैसे ही हो रहा है। 6% के ऊपर जाने के बाद भी आरबीआई काफ़ी शांत बैठा है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा लक्ष्य ग्रोथ, मेरा लक्ष्य सरकार को लिक्विडिटी प्रदान करना, मेरा लक्ष्य बोरोइंग की कॉस्ट को कम रखना। अभी इन्फ्लेशन मेरा लक्ष्य नहीं है, विद इन ब्रैकेट, जबकि इन्फ्लेशन आरबीआई का प्राइमरी मैंडेट होता है। सीपीआई जून 6.26 था, मई का 6.3 था और ये 6 से ऊपर है, लेकिन आरबीआई भी बोल रहा है कि अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, अभी तो तुम जो है ठंड रखो, जल्दीबाजी मत मचाओ। अरे सर, यहां सबकी जेब कट रही है। इसको बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया फूड आइटम्स ने। ऑयल्स एंड फैट्स 35% बढ़ गए जून 2020 से, और अंडों की कीमतें जो 20% बढ़ गई और दालें जो 10% बढ़ गई। आरबीआई ने साथ ही साथ ये कहा है कि जो फ्यूल इन्फ्लेशन है, पेट्रोल डीजल हटा के, वो 13% बढ़ गया जून में, क्योंकि एलपीजी और केरोसिन बहुत महंगे हो गए। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में यूज होने वाला फायरवुड, जलाऊ लकड़ी और डंग केक, वो भी बहुत महंगे हो गए। द सेम ट्रेंड इज नाउ सीन इन जुलाई। 15 दिनों में तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैं, अब वो पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा वृद्धि की वजह से बिना रुके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट धड़ 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब पूरे सिस्टम में फीड हो रहा है इन्फ्लेशन। ये जो राइज है वो रिटेल प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस में, मतलब खेतों से निकल कर आने वाले उत्पादन की रिटेल प्राइसेस को बहुत आगे पुश कर रही हैं, और फैक्ट्री से आने वाले प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। आपने हाल ही में नोटिस किया होगा, बहुत सारे ऑटो मेकर्स ने अपनी ऑटो की कीमतें, अपने गाड़ियों की कीमतें हाल ही में अच्छी खासी बढ़ा दी हैं। अब आते हैं थोक मूल्य सूचकांक पर। अगर आप बात करते हैं थोक मुद्रास्फीति की, मई में 13% से बढ़ गई, जून में 12% से बढ़ गई। मतलब ये तो अनाप शनाप फिगर्स हैं, और ये मूलतः फ्यूल एंड पावर प्राइसेस के 33% वार्षिक रूप से बढ़ने के और मैन्युफैक्चरिंग के 11%। ये जो आंकड़े आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे अप्रत्याशित आंकड़े हैं। किसी अन्य सामान्य समय में अगर ऐसे आंकड़े होते तो भूचाल आ जाता, लेकिन फिलहाल ऐसा है कि भारत की जनता ने चुपचाप सब स्वीकार करने का मूड बना लिया, ऐसा लगता है। रॉ मटेरियल एंड इनपुट कॉस्ट आर राइजिंग एंड मीडियम एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स आर बीइंग हिट वेरी हार्ड। वहीं ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, जो भारत की सफल बड़ी कंपनियां हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। उसी को के शेप रिकवरी कहते हैं। 10% कॉर्पोरेट इंडिया बाकी के 90% का पूरा मार्केट शेयर खाता जा रहा है और स्टॉक मार्केट में आसमान में जा रहा है।
और 80 to 90% कॉरपोरेशंस भयंकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये वो क्षेत्र है जहां भारत की अधिकतर आबादी को नौकरियां मिली हुई हैं। तो आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट पर इसका असर काफ़ी गहरा होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का जो संकुचन हो रहा है, आपको पीएमआई से पता चल जाता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से। तो भारतीय बाजार ग्रामीण हो या शहरी हो, दोनों जगह जो मांग की स्थिति है, जो उपभोग की स्थिति है, फिलहाल डाउन है। और आपको पता ही है, भारत के जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई का होता है। मॉनसून 2021 को लेकर जो पहले उम्मीदें थीं वो थोड़ी थोड़ी अब ठंडी पड़ती जा रही हैं, या तो समय के हिसाब से या ज्योग्राफी के हिसाब से। मॉनसून या तो जिस तरह स्पेस्ड आउट होना चाहिए दिन प्रतिदिन वैसा नहीं होगा, एक साथ भड़ भड़ करके आ जाएगा, या स्पेशली मतलब ज्योग्राफिकली जैसा जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आएगा। तो अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉनसून का एग्री आउटपुट पर क्या, वैसे भी अभी जो बुवाई है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हो सकता है फिर ये सामान्य हो जाए। तो अभी वर्षा सामान्य नहीं है या सामान्य से अधिक भी नहीं है, और पैंडेमिक तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है, बल्कि थर्ड वेव की बात चल रही है। तो जो ग्रामीण भीतरी क्षेत्र हैं, हो सकता है इस साल पिछले साल जैसी मदद तो बिल्कुल भी इकोनॉमी की नहीं कर पाए। अब रास्ता क्या है? सरकार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सेस को तेजी से गिराना चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आप इससे एग्री करते हैं? आपकी कोई दूसरी राय है वो भी बताइए। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, समर्थन दीजिए चैनल को, अपने साथियों के साथ जुड़ें, तभी मजा आएगा। और ये सब कुछ हिंदी में भी है, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ते चलिए। आज का हमारा तीसरा लेख, स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टेट मस्ट बी ह्यूमन टू, बहुत अच्छा है और ये आपको बहुत सारे पेपर में अलग अलग जगह मदद करेगा। ये एथिक्स और वैल्यूज के पेपर में आपको बहुत मदद कर सकता है। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो जुड़े हुए ही है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर काटजू साहब? वो कहते हैं कि भैया मानवतावादी होना बहुत जरूरी है। आप ताकतवर हो उतना ही जरूरी है कि आप मानवतावादी हो, दुनिया आपको वैसे देखे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर फादर स्टैन स्वामी वाले मामले का ही पूरा बैकग्राउंड लेकर इन्होंने पूरा लेख लिखा है। आइए इसको समझते हैं। तो काटजू कहते हैं कि जब फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु जो है 5 जुलाई 2021 को एक बंबई के अस्पताल में हो गई, जबकि वो गिरफ्तारी में थे यूएपीए एनआईए की। उस वक्त जो कोर्ट उनकी बेल हियरिंग देख रहा था, उस कोर्ट ने क्या कहा कि वी आर वेरी शॉक्ड एंड वी आर एब्सोल्युटली सैडन्ड। दरअसल 8 अक्टूबर 2020 से जब उनको एनआईए ने पकड़ लिया था यूएपीए में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में, भीमा कोरेगांव मामले में, तब उन पे आरोप थे कि ये व्यक्ति आतंकवादी है, सीपीआई माओइस्ट का सदस्य है और पूरे भारत के लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है। मरने से पहले फादर स्वामी ने बार बार निवेदन किया था कि मुझे मेरे घर झारखंड और मेरे आदिवासियों के बीच ले जाओ, लेकिन वैसा हो न सका। और अगर उन्हें जाने भी देते, जो कि जाने देना चाहिए था, ऐसा काटजू कहते हैं, तो कोई उनका केस खत्म तो नहीं हो जाता ना, केस तो चलते ही रहता। तो जाने क्यों नहीं दिया? इस वजह से क्या हो रहा है कि भारतीय स्टेट व्यवस्था का वैश्विक आलोचना बहुत ज्यादा हो रही है। यूएन स्पेशल रैपोर्टर ऑन ह्यूमन राइट डिफेंडर्स मैरी लॉलोर ने कहा है कि इनको तो आतंकवाद के झूठे मामले में पकड़ लिया था। देखिए, इस तरह के उच्च अधिकारियों द्वारा भारतीय स्टेट की ऐसी खुल्लम खुल्ला ग्लोबल आलोचना से, वो ठीक है कि इंडियन स्टेट में इग्नोर देम फॉर अ व्हाइल, बट अल्टीमेटली इट हैज़ वेरी डीप सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट इन दी मीडियम टू लॉन्ग टर्म। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ईयू का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा कि हमने फादर स्टैन स्वामी के मामले को भारत सरकार के साथ अनेक बार उठाया था, हालांकि सरकार ने हमको भाव ही नहीं दिए। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचेलेट ने कहा है कि ये जो थे फादर स्टैन स्वामी, वो जितने भी आदिवासी इंडिजिनस पीपल थे, मार्जिनल यानी सीमांत समूह थे जिनकी कोई सुनता नहीं है, उनके लिए, अधिकारों के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। अमेरिका के विदेश विभाग ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इस ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट की मौत बहुत दुखद है। अमेरिका के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इस व्यक्ति को टारगेट करने पर बहुत दुख जताया। एनआईए बार बार कोर्ट में ये कहता रहा कि ये व्यक्ति सीपीआई माओवादियों का सदस्य है और ये भारत के लोकतंत्र को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो तर्क एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, कोर्टों में दिया है, उस तर्क को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मान नहीं रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसका यह दावा रहा है कि भैया भारत का जो राज्य है वो हमेशा कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ काम करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की वैधानिक लड़ाई लड़ता है तो हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाते हैं, हम तो केवल कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ जाते हैं।
साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साथ में ये भी कहा कि भारत एक बहुत सुरक्षित जगह है, आके देख लो, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मीडिया तो आप देख लो इतना फ्री है कि पूछो मत, रात को 9 बजे के डिबेट्स में दिख जाता है कितना फ्री है, वाइब्रेंट सोशल सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स हमेशा हमारे यहाँ प्रोटेक्ट होते हैं। मतलब कोई एक आदमी ऐसा बोलते ह्यूमन राइट का हनन हुआ तो मान जाए हम। कहने का मतलब है इस स्पिरिट के साथ, इस एंथुजियाज्म के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दुनिया में भारत का पक्ष रख रहा है, लेकिन दुनिया उस चीज को मान नहीं रही है। दुनिया ये पूछ रही है कि एक बूढ़े आदमी को 84 साल के तुमने बेल फिर क्यों नहीं दी? जब उसने स्ट्रॉ एंड सिपर और ठंड के लिए गर्म कपड़े मांगे तो 30 दिनों तक तुमको स्ट्रॉ और सिपर एक पार्किंसन डिजीज के आदमी को देने में क्या तकलीफ थी? भारत की जितनी कूटनीति है उसको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आप दुनिया की लिबरल ओपिनियन के प्रति एक वुडन अप्रोच, कि भाई मेरे चेहरे पे तो भाव भी नहीं बदलेंगे, वुडन अप्रोच, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, तुम सब जो है तुम तुम्हारा देख लो, आप ऐसा करके नहीं चल सकते। आप इतने इनफ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। आप केवल सामान्य सिद्धांतों को रटा रटाया जवाब नहीं दे सकते, आपको इंगेज करना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार वर्तमान में वैश्विक लिबरल ओपिनियन से इंगेज करने से ही मना कर देती है। तो एक भारतीय राज्य में एक वैल्यू ऑफ केयरिंग हुआ करती थी, संवेदनशीलता, वो कहीं ना कहीं फिलहाल दिख नहीं रही है। हमें यह याद रखना होगा, काटजू कहते हैं कि अगर एक स्टेट मजबूत होता है उसका मानवतावादी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि याद रखिए कि भारत 1950 के बाद अपनी मर्जी से एक डेमोक्रेटिक लिबरल स्टेट बना था, जब उस समय के एशिया के ज्यादातर स्टेट अथॉरिटेरियन हो गए थे या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई थी। तो हम क्यों उस रास्ते पे जाना चाहते हैं? इंडियन जुडिशरी को यह याद रखना होगा कि आतंकवाद के जो बहुत ही तगड़े कानून हैं वो बहुत जरूरी हैं भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए, लेकिन जब उन्हें लगाया जाता है किसी व्यक्ति पर, उसकी समीक्षा होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इन कानूनों में जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन। सामान्य भारत के आईपीसी में बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। व्यक्ति को सबसे पहले बेल मिलती है और जेल तभी मिलती है जब उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाए। आतंकवाद निरोधी कानूनों में सबसे पहले आदमी जेल जाता है और बेल तो मिलती ही नहीं है सालों तक। इसलिए अगर जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगी तो फिर यहां अन्याय होने की संभावना भी बन जाती है। आजादी का 75वां साल आ चुका है। भारत देश को, पूरी वैश्विक समुदाय को यह समझाना होगा कि हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण खोए नहीं हैं और हम मूलतः एक डेमोक्रेटिक लिबरल ह्यूमेन सोसाइटी हैं, अन्यथा भारत की इमेज बहुत खराब हो जाएगी। यह कहना है काटजू का एक पूरा वैश्विक पॉलिटिकल सिचुएशन का एनालिसिस। तो इसमें इंडिया इंटरनेशनल अफेयर और स्टैंड फैमी मामला दोनों कवर हो गए। मजा आया आपको? काफी लंबा चौड़ा लेख था और मैंने उसको एकदम सरल भाषा में यहां आपके लिए बनाया है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लग रहा है। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप हमारे इस पूरे एफर्ट को सपोर्ट करें, इन सारी प्लेलिस्टों को देखें, एक एक सेशन को अच्छे से आत्मसात करें और चैनल को बढ़ाने में, व्यूज को बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप ही हैं जो मदद करेंगे, हमारी टीम का हिम्मत इसी से बनेगा। अगर आपको हमारे बड़े प्रोफेशनल ग्रेड सॉल्यूशन चाहिए जो कि बहुत ही अद्भुत हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा है। सीए बूस्टर प्रीमियम महीने में 20 सेशन आते हैं। आज की तारीख में 270 सेशन रेडी हैं। आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसके आगे के भी मिलेंगे, पिछले 270 भी मिलेंगे। यह समुंदर है पूरा ज्ञान का। पावर ऑफ 10 हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का भारत का सबसे अद्भुत प्रोग्राम है। आज की तारीख में 56 सेशन आर्काइव में रेडी हैं। 57वां संडे को होगा। हर सेशन 2-2 घंटे का होता है। अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं सिविल सर्विसेज के, ये कोर्सेज आपको जरूर ट्राई आउट करने चाहिए। आप 1 महीने का ट्रायल ले लें, अगर आपको नहीं जमे तो आप छोड़ भी सकते हैं। एक बार आप आ जाएंगे तो साथ छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए। आज का चौथा और अंतिम लेख हमारा प्रीलिम GS2 और ऐसे का है। इसमें इंटरफेरेंस इन्वेस्टिंग ऑफिसर कैन डू विदाउट, मतलब पुलिस के जो जांच अधिकारी होते हैं IO, उन पर जुडिशियल अथॉरिटीज का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। भारत के लोकतंत्र में जो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, उसको संविधान को मानना पड़ता है और जो नौकरशाही होती है उसे चुनी हुई सरकार के प्रति यस सर करना ही पड़ता है। पुलिस इसी बेसिक लॉजिक से चेक में चलती है कि भाई पुलिस अल्टीमेटली सरकार के अधीन ही होगी, कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स में प्यारे दोस्तों 25 जून 2021 को 2020 में जो जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी गला दबा के पुलिस वालों के द्वारा, जिसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर BLM का बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया था, उस पुलिस वाले को 22.5 साल की सजा इस साल सुना दी गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है दोस्तों कि वहां पुलिस वाले ने मारा, सबूत आया, केस चला और 1 साल में सजा।
भारत में कस्टोडियल डेथ के, टॉर्चर के सैकड़ों मामले साल में हो जाते हैं। रोज के 5 से 7 मौतें होती हैं, पता है आपको? एनसीआरबी का डेटा ये कहता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के आपने ना तो केसेस देखे होंगे, ना इस तरह का दंड देखा होगा। ये बात भी ये स्वीकार करते हैं। फिर वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मामला हुआ है, ये दुनिया भर की पुलिस पर और दबाव डालेगा अपने आप को मानवतावादी और ईमानदार साबित करने के लिए। और ज़्यादातर लोग जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि उस पुलिस वाले को सजा हुई, अच्छा हुआ, क्योंकि पुलिस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होना ज़रूरी। ये कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो। ऑथर कहते हैं कि जब कोई बहुत ही जटिल अपराध होता है तो पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें, ये यहाँ पे लोअर जुडिशरी और हाई कोर्ट के लिए कह रहे हैं, बार बार टांग अड़ाएंगे तो उससे इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। इनका कहना है कि भारत की जो अधीनस्थ न्यायपालिका है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करते हैं, ये जो हमारी न्यायपालिका के स्तर हैं, आजकल एक आदत बन गई है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस के होते हैं उनको बुला के बोला जाता है इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, उसको क्यों अरेस्ट कर लिया, इसको क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये बोला कि आखिर हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी ऐसा क्यों कर रही है, उसको किसी भी आईओ को ये बोलने का अधिकार ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर पुलिस के आईओ को बुलाकर जज ये पूछता है कि तुमने एक्स को क्यों गिरफ्तार किया, वाई को क्यों नहीं किया। ऑथर कहते हैं कि ये जो चल रहा है ना कि इसको क्यों गिरफ्तार किया, उसको क्यों नहीं, ये भारत की पूरी क्रिमिनल जस्टिस की व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करने के बराबर है। क्योंकि भारत ने जो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिस्टम 1947 के बाद स्वीकार किया, आईपीसी का, सीआरपीसी का वगैरह, उसकी आधारशिला क्या है? एनीवन कॉट बाय लॉ इज कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। किसी व्यक्ति को कानून में पकड़ा गया तो वो तब तक के लिए निर्दोष है जब तक फाइनली कोर्ट उसको दोषी नहीं बोलता। लेकिन अगर कोर्ट आगे बढ़ बढ़ के इंडिविजुअल को अरेस्ट करने का देगा तो पुलिस वालों को लगेगा ये दोषी है और इसीलिए तो बोल रहा है कोर्ट, तो फिर पुलिस वाले और अधिक मन मर्जी से काम करेंगे और उनकी पूरी की पूरी मोराल टूट जाएगी। भारत का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इसका भी हिंदी ट्रांसलेशन मैंने दे दिया। बताइएगा ये आगे से कंटिन्यू करना है या इससे आपको फायदा नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे कंटिन्यू करो तो मैं करूंगा, क्योंकि इसमें समय बहुत जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो सीआरपीसी है हमारे आईओएस को बहुत ताकत देता है अरेस्ट, सर्चेस, ड्रॉपिंग फर्दर एक्शन आफ्टर एफआईआर रजिस्ट्रेशन की। कोर्ट के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य जांच में अगर कोर्ट दखल देने लग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, बहुत प्रॉब्लम होगी। कोर्टों को यह समझना पड़ेगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हर आईओ के ऊपर 2 सीनियर अधिकारी होते हैं जो कानूनी जांच का काम देखते हैं। सीनियर्स को आप बुला के कोर्ट में पुल अप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो इनडिफरेंट हो गए या उनका मैलेफिसेंस आ गया। इनडिफरेंस यानी उनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा। मैलेफिसेंस यानी नियति खराब थी। समझ में आ रहा है? एन एफआईआर इज मैंडेटरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोलते हैं कि भैया भारत में ये कानून है कि अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत की तो एफआईआर तो होनी ही होनी है। ये कोई चैरिटी थोड़ी है कंप्लेनेंट के प्रति। अब देखिए जमीनी स्तर पर हालत ये है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है पुलिस थानों में, और एक्चुअली वो एक्ट ऑफ चैरिटी करके ही होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि एफआईआर इज नो एक्ट ऑफ चैरिटी। कंप्लेन जेन्युइन हो या नहीं हो, एफआईआर का पंजीयन तो होना ही होना है। सीआरपीसी ये बोलता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डेली बेसिस पे केस डायरी मेंटेन करोगे। अगर कोर्टों को डाउट हो तो आप एक काम कीजिए, ऑथर कहते हैं आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की डायरी बुला के देख लीजिए और उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आर वेरी ऑनेस्ट इन इंडिया, और उन्हें आप उसी रंग में मत रंगिए जिससे 10, 15, 20% बेईमान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम करते हैं। फाइनली, अगर सीनियर अधिकारी पुलिस के अपना काम ईमानदारी से करेंगे, नेताओं के दबाव में नहीं आएंगे या व्यक्तिगत आकांक्षाओं की लालसा में इस ईमानदारी की बलि नहीं चढ़ाएंगे, तो पुलिस अपना काम अच्छे से कर सकती है और लोअर जुडिशरी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। आगे समझ में? बहुत प्यारा लेख था। प्यारे दोस्तों, आपके लिए हमने अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स भी लिंक कर दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं प्यारे दोस्तों, ड्रोन के लिए भारत सरकार अधिक आसान नियम लेकर आ गई है। एक्चुअली क्या है, भारत सरकार बहुत दुविधा में है प्यारे दोस्तों। जो ये मसौदा ड्रोन नियम 2021 आए हैं पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, एक तरफ आतंकवादी घटनाएं हो रही है ड्रोन यूज करके जम्मू एयरबेस पे, दूसरी तरफ ड्रोन्स का कमर्शियल पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि कंपनियों की तरफ से भी बहुत दबाव है कि आसान करो, आसान करो, आसान करो। तो सरकार अभी दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है कि दुनिया को सबक लेना चाहिए कि अगर कोविड को मैनेज करना है तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस प्रकार से कोविड को मैनेज किया है, सारी दुनिया इससे सबक ले सकती है। बिल्कुल सही कहा सर। जनरल फियर ट्रम्प्स राइस्टाक स्टाइल टेक ओवर। अमेरिका के जनरल ने सनसनीखेज बात कहते हुए कही है कि हमें पूरा पूरा डाउट था, अमेरिका की मिलिट्री ने, कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये हिटलर ने जिस प्रकार संसद में आग लगाकर पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, वो डोनाल्ड ट्रंप करने निकला था और हम तैयार थे कि अगर वो ऐसा करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, अगर आपको अंग्रेजी में ज़रा भी दिक्कत है, इस कोर्स में आप बिल्कुल बेधड़क आगे बढ़ के एनरोल कीजिए। 100 सेशंस का ये ऑनलाइन प्रीमियम कोर्स है हमारा, पेनड्राइव में भी अवेलेबल है और ये आपको अंग्रेजी का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में बहुत बहुत मददगार होगा। 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाया गया है। कैट हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, यूपीएससी का सीसैट हो, आप एक बार कोर्स करें, आपको समझ में आएगा कि आपको कितना कितना फायदा हुआ। होप टू सी यू इन दिस कोर्स। इसको आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ में लिंक ओपन हो जाएगी, ट्राई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस कानून की मदद से महात्मा गांधी पर, लोकमान्य तिलक पर मुकदमे हुए, क्या वाकई आज आज़ाद भारत के नागरिकों पर सेडिशन के केसेस होने चाहिए? खत्म करो इस कानून को। हालांकि दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, एनवी रमन्ना साहब चीफ जस्टिस हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये एक नागरिकों के हित में बात कही। लेकिन जहां तक भारत के सुप्रीम कोर्ट का 75 साल का रिकॉर्ड है, जितने भी ऐसे कड़े कानून हैं, टाडा हो, पोटा हो, यूएपीए हो, सेडिशन हो, फाइनली निर्णय सरकार के फेवर में ही आता है। इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं करता है। अभी तक का हिसाब तो यह है, अब आगे जो होगा वो देखेंगे। एनएचआरसी ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में चुनाव के बाद की जो हिंसा हुई है, शर्मनाक है। ममता बनर्जी की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सीबीआई की जांच तुरंत बिठाकर इसका पूरा पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। लक्षद्वीप के लोगों की अधिकारों की रक्षा के लिए केरल में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक कमेटी बनाई है। बीच में आप वो मैडम देख रहे हैं, शीद आयशा सुल्ताना, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने, जो पटेल साहब एडमिनिस्ट्रेटर आए थे लक्षद्वीप में, उनके बारे में टीवी प्रोग्राम में कुछ कह दिया था, तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि इन्फ्लेशन तो अभी कम होगा नहीं, सब अपना अपना देख लो भैया। तो आज के लिए भैया ये है करंट अफेयर्स। कैसा लगा बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम कल आपसे भेंट करेंगे सेशन 28 में। नमस्कार, जय हिंद।